हेलो दोस्तों, PKR टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। UPSSC जेई जो सिविल इंजीनियरिंग को लेकर सर्वे को लेकर हम जो सीरीज चला रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, उस पर ज़रूर जुड़िए, जिसकी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ज़रूर जुड़ना है। किससे? SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है सिविल का, जो कि जहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपको क्विज के रूप में मिलेंगे। तो आप ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपको क्विज के रूप में मिलेंगे, जो आपके UPSSC जेई में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। SSC जेई वगैरह में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब आगे पॉइंट है, सर्वे में देखते हैं फ्लैग किसे कहते हैं। यानी कि फ्लैग मतलब झंडा होता है, यानी कि झंडी टाइप। तो क्या होता था, एक आयताकार बॉक्स होता था, लाल या सफ़ेद रंग की आयताकार होती हैं, लाल या सफ़ेद रंग की आयताकार होती हैं। रैंगिंग रॉड के ऊपर इन्हें बांधा जाता है। फ्लैग को क्या करते हैं हम? रैंगिंग रॉड के ऊपर बांध देते थे, जिससे फ्लैग क्या काम करती? स्टेशन की पहचान के लिए प्रयोग की जाती। किसके लिए प्रयोग की जाती? स्टेशन की पहचान के लिए प्रयोग की जाती है। तो अगला पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट फॉर रैंगिंग राइट एंगल लाइन। यानी कि इंस्ट्रूमेंट रैंगिंग राइट एंगल लाइन, यानी कि सर्वे लाइन पर राइट एंगल डालना है। तो सर्वे लाइन पर राइट एंगल डालने की विधि कितनी है? दो, एक ओपन क्रॉस स्टाफ होती है, एक ऑप्टिकल स्क्वायर होती है। एक ओपन क्रॉस स्टाफ है, एक ऑप्टिकल स्क्वायर है, यानी कि ऑप्टिकल क्रॉस स्टाफ भी कहते हैं। तो अब पहली विधि है ओपन क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ 3 प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती है? ओपन क्रॉस स्टाफ 3 प्रकार की होती है। अब आती है सिंपल क्रॉस स्टाफ। पहले प्रकार कौन सा है? सिंपल क्रॉस स्टाफ। तो एक बार पहले चित्र देखते हैं सिंपल क्रॉस स्टाफ। तो ये है आपकी सिंपल क्रॉस स्टाफ। तो सिंपल क्रॉस स्टाफ में क्या होता है, साइड वेन जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 4। कितनी होती हैं? सिंपल में जो होती हैं वो साइड वेन कितनी होती हैं? 4। साइड वेन कितनी होती हैं? आपकी 4 होती हैं। और एक दूसरे से कितने का एंगल बनाती हैं? 90 का एंगल बनाती हैं। तो आपसे कहा जाएगा सिंपल जो होती है, सिंपल क्रॉस स्टाफ का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल क्रॉस स्टाफ का प्रयोग हम कहाँ करते? तो सिंपल क्रॉस स्टाफ का प्रयोग हम 90 डिग्री का एंगल बनाने में प्रयोग करते हैं। 4 साइड वेन होती हैं। तो वैसे ही फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में क्या होता है? 8 साइड वेन होती हैं। कितनी होती हैं? 8 साइड वेन होती हैं, जो एक दूसरे से 45 डिग्री है। आपसे कहा जाए कि 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो आप कौन सी क्रॉस स्टाफ प्रयोग करेंगे? तो फ्रेंच। 45 का भी बन जाएगा 90, लेकिन बट सबसे कम कितने का बनेगा? तो 45 का। तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, सिंपल क्रॉस स्टाफ 8 साइड वेन होती हैं। एक बार फिर से देखते हैं चित्र को। तो देखिए ये फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है, कितनी साइड वेन है? 8। तो एक दूसरे से कितने का एंगल बना रही हैं? 45, यानी कि 1 2 90 90, और इस तरीके से 8 हो जाएंगे। एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो कितनी हो गई टोटल आपकी? कितनी हो गई हैं आपकी? 8 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 8। तो 8 होती हैं तो कितने कितने का एंगल बनता है? 45 का मिनिमम एंगल दो के बीच कितना बनता है? तो 45 का एंगल डालने के लिए की जाती है तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ प्रयोग की जाती है। अब आती है एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। कौन सी आती है? एडजस्टेबल। इसमें क्या होता है, समान व्यास के 5 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर का व्यास होता है, 2 बेलन होते हैं, यानी कि समान व्यास के 8 सेंटीमीटर के और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन होता है। व्यास कितना होता है? 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। 2 बेलन होते हैं, वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, रैक पिनियन व्यवस्था से लगे होते हैं। एक बार देख लीजिए क्या है, एक तो किससे सटे हुए हैं? रैक पिनियन से। निचले वाले में क्या होता है? निचले वाले में डिग्री और अंश के साइन बने होते हैं। डिग्री और अंश के साइन बने होते हैं। क्लियर? अंश और डिग्री के साइन बने होते हैं। ऊपर वाले में वर्नियर स्केल लगा होता है। वर्नियर स्केल लगा होता है, तो आपको वर्नियर स्केल सटा हुआ होता है। इन इंस्ट्रूमेंट से समकोण, जो भी इन इंस्ट्रूमेंट से समकोण डाला जाएगा, उसकी जो प्रोसीजर होगा, जो प्रेसीजन होगा वो क्या होगा? कम प्रेसीजन की होगी, यानी कि शॉर्ट प्रेसीजन होगा। तो सीधी सीधी बात है, यानी कि जो शुद्धता होगी वो कम शुद्धता वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में सिंपल क्रॉस स्टाफ आती है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ आती है और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ आती है।
एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ आती है। तो इन इंस्ट्रूमेंट से जो समकोण डरते हैं वो कम शुद्धता के डरते हैं। एक बार फिर तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल क्रॉस स्टाफ में क्या होता है, 4 साइड वेन होती हैं, 1 2 3 4, कितने का एंगल बनाती है, 90 का एंगल। इसमें कितनी साइड वेन होती हैं, 8 साइड वेन होती हैं, एक दूसरे से कितने का एंगल बनाती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो इसमें क्या होते हैं, 2 बेलन लगे होते हैं, निचले वाले पे डिग्री अंश के निशान बने होते हैं, ऊपर पर वर्नियर लगा होता है और इससे मेजर कर लेते हैं। अब आता है ऑप्टिकल क्रॉस स्टाफ। ऑप्टिकल क्रॉस स्टाफ या ऑप्टिकल स्क्वायर। तो ऑप्टिकल स्क्वायर से समकोण अधिक परिशुद्ध माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, अधिक परिशुद्ध के माने जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर, समकोण अधिक परिशुद्ध माने जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, सिलेंडर ऑप्टिकल स्क्वायर, इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर। सिलेंडर ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है, तो एक बार पहले चित्र को देख लेते हैं। देखिए सिलेंडर ऑप्टिकल स्क्वायर में क्या होता है, 2 जो मिरर होते हैं, ए बी जो मिरर होते हैं वो एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो मिरर लगे होते हैं ऑप्टिकल सिलेंड्रिकल वाले में, तो जो आपके सिलेंडर ऑप्टिकल जो स्क्वायर है, सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर वाली जो आपकी क्रॉस स्टाफ होती है उसमें क्या होते हैं, 2 मिरर लगे होते हैं, कितने की डिग्री पर, 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। ए मिरर को, ऊपर वाले मिरर को हम पूरी तरीके से सिल्वराइज कर देते हैं, यानी कि सिल्वर की परत कर देते हैं, पूरे पर सिल्वर की परत सिल्वराइज कर देते हैं, होल्ली सिल्वराइज कर देते हैं। इसको हम कहते हैं इंडेक्स ग्लास। होल्ली सिल्वराइज कर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स ग्लास। तो आपको याद रखना है कि वह दर्पण या वह ग्लास जो पूरी तरीके से, वह मिरर जो पूरी तरीके से सिल्वराइज होता है उसको हम कहते हैं इंडेक्स ग्लास, उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स ग्लास। अब क्या होता है, दूसरे ग्लास का क्या करते हैं, ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कर देते हैं, इसके 2 हिस्से होते हैं। देखिए ये लाइन आई लाइन गई, तो इसके ऊपर वाले हिस्से को हम सिल्वराइज कर देते हैं, नीचे वाले हिस्से को नहीं करते। तो टॉप हाफ जो होता है वो सिल्वराइज कर देते हैं, यानी कि ग्लास बी का टॉप हाफ हम सिल्वराइज कर देते हैं, इसको हम कहते हैं ओरिजिन ग्लास, इसको कहते हैं ओरिजिन ग्लास। तो आपको याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ग्लास। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है, ये देख चुके हैं। तो आप देखते हैं फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसका जो सिद्धांत होता है, जो इसका प्रिंसिपल होता है वो होता है डबल रिफ्लेक्शन, दोहरा परावर्तन पर कार्य करता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो दोहरे परावर्तन पर कार्य करता है। इसमें जो दर्पण लगे होते हैं इनके मध्य का 45 डिग्री का कोण होता है। दर्पण ए होल्ली सिल्वराइज होता है, पूर्णतः सिल्वराइज होता है, जिसे हम इंडेक्स ग्लास कहते हैं। दर्पण बी टॉप हाफ सिल्वराइज होता है, जिसे हम ओरिजिन ग्लास कहते हैं, जिसे हम ओरिजिन ग्लास कहते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं तो आपको याद रखना है। अब आता है इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर। इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर किस तरीके की होती है, एक बार पहले चित्र देख लेते हैं। इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर ये है। तो इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर में क्या होता है, समलंबा आकार की होती है, समलंब के आकार की होती है। तो इसका एक सिरा जो ओपन होता है वो आयताकार सिरा काफ़ी बड़ा होता है और अंदर वाला सिरा बंद रहता है। इसमें 2 मिरर लगे होते हैं, M1 M2 2 साइड पर, उसके ऊपर होल्स भी होते हैं। तो इससे इस तरीके से देखा जाता है, बंद सिरा होता है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके का होता है इसका। तो इसको कहते हैं इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर। तो इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर में केवल आपको याद रखना है कि इसकी आकृति जो होती है वो समलंबाकार होती है। पार्श्व फलकों पर 45 डिग्री पर कोण, एक मतलब 45 डिग्री के कोण पर जो मिरर लगा होते हैं, मिरर लगते हैं। ये भी क्या करती है, ये राइट एंगल डालने के लिए प्रयोग की जाती है। किस लिए प्रयोग की जा रही है, राइट एंगल डालने के लिए। सारी चीज़ें राइट एंगल डालने के लिए। अब प्रिज्म स्क्वायर के लिए, तो प्रिज्म स्क्वायर, इसमें प्रिज्म लगा होता है, प्रिज्मों की फलकों पर कितने का डिग्री का कोण का बनता है, 45 का। इसका जो सिद्धांत होता है वो ऑप्टिकल स्क्वायर के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। यानी कि ऑप्टिकल स्क्वायर का सिद्धांत क्या कहता है, यानी कि जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो प्रिंसिपल है आपका, तो उसका डबल रिफ्लेक्शन का है, तो उसी को हम ऑप्टिकल कहते हैं। तो सिलेंड्रिकल जो ऑप्टिकल सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर होता है, वही उसका जो सिद्धांत सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर का हुआ, इंडियन स्क्वायर का होगा, वही प्रिज्म स्क्वायर का होगा। आपका जो प्रिंसिपल होगा वो सबका सेम होगा, दोहरा परावर्तन के कारण ही होता है, दोहरे परावर्तन के कारण होता है। तो क्लियर, राइट एंगल डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इतना ही रखना है। पेपर में इसी तरीके, ऑब्जेक्टिव पर्पज में इसी तरीके से आता है। अब क्वेश्चन बनता है रैंगिंग क्या होती है। तो रैंगिंग क्या कहलाती है, दो मुख्य बिंदुओं के बीच की रेखाओं को उनके मध्य इंटरमीडिएट पॉइंट्स की। तो सीधी सीधी बात है, 2 मेन बिंदु हैं, मान लीजिए ए और बी, 2 मुख्य बिंदुओं की रेखा की सीध में,
दो बिंदु एक ही रेखा की सीध में, एक सी सीध में है, तो इनके मध्य इंटरमीडिएट पॉइंट्स को स्थापित करना। इनके मध्य क्या करना? इंटरमीडिएट पॉइंट्स को स्थापित करने की प्रक्रिया को रैंगिंग कहते हैं। तो रैंगिंग क्या होती है? दो मुख्य बिंदुओं की रेखा को सीध में उनके अंतर्वर्ती बिंदुओं को स्थापित करने की प्रक्रिया को रैंगिंग कहते हैं। रैंगिंग तीन प्रकार की होती है। रैंगिंग क्या होती है? तीन प्रकार की होती है। एक डायरेक्ट रैंगिंग होती है, एक इनडायरेक्ट रैंगिंग होती है और एक रैंडम लाइन मेथड होता है। एक डायरेक्ट रैंगिंग होती है, एक डायरेक्ट रैंगिंग होती है, एक इनडायरेक्ट रैंगिंग होती है, एक रैंडम लाइन मेथड होता है। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट रैंगिंग की। देखिए डायरेक्ट रैंगिंग क्या होती है? जब सर्वेक्षण लाइन के दोनों सिरे आपस में दिखाई दे रहे हैं, कोई भी सर्वे लाइन हो, ए से बी दिखाई दे रहा हो, जब रैंगिंग रॉड गाड़ेंगे, ए पर रैंगिंग रॉड लगाएंगे और बी पर रैंगिंग रॉड, तो ए से बी की रैंगिंग रॉड दिखनी चाहिए, बी से ए की रैंगिंग रॉड जब दिख रही होगी तो सीधी सीधी बात है वहाँ पे हम क्या करेंगे? डायरेक्ट रैंगिंग। अब ए से बी के बीच की दूरी नापने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें इंटरमीडिएट पॉइंट से स्थापित करेंगे और डायरेक्ट चेनिंग करके ए से बी मान लीजिए सी डी ई, तो ए से सी माप लेंगे, सी से डी, डी से ई, इस तरीके से सबके मेजर करते हुए पूरी डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे, कुछ नहीं टेप से माप लेते। तो डायरेक्ट रैंगिंग के लिए रैंगिंग रॉड्स की कितनी मिनिमम जरूरत होती है? 3 रैंगिंग रॉड्स की जरूरत होती है। कितनी रैंगिंग रॉड्स की जरूरत होती है? 3। डायरेक्ट रैंगिंग। डायरेक्ट रैंगिंग में एग्जाम्पल क्या है? लाइन रेंजर प्रयोग कर सकते हैं हम, थियोडोलाइट का प्रयोग कर सकते हैं, बाय आई भी कर सकते हैं, बाय आई भी कर सकते हैं। लाइन रेंजर का भी प्रयोग कर सकते हैं, थियोडोलाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, वाई और आई के थ्रू भी कर सकते हैं। डायरेक्ट रैंगिंग हम आई के थ्रू भी कर सकते हैं, लाइन रेंजर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं, तो इसको देखने की आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट रैंगिंग में हम लाइन रेंजर का प्रयोग करते हैं, तो याद रख लेना डायरेक्ट रैंगिंग जब भी करते हैं तो लाइन रेंजर का भी प्रयोग कर सकते हैं, बाय आई से भी, यानी कि आंखों के द्वारा डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ए से बी दिखाई दे रहा है तो हम कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स स्थापित करेंगे रैंगिंग रॉड लगा के। यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट प्रयोग नहीं करेंगे, नॉर्मल आई के थ्रू ही, यानी कि 3 इंस्ट्रूमेंट एक सीध में लगाएंगे और देखेंगे तीनों एक सीध में होंगे, एक ही सीध में दिखाई दे रहे होंगे, तो वो एक सीध में ही होंगे। ए बी एंड स्टेशन होंगे इंटरमीडिएट पॉइंट। तो आपको सीधी सीधी बात है। तो डायरेक्ट रैंगिंग कहाँ प्रयोग की जाती है? तो हम डायरेक्ट रैंगिंग वहाँ प्रयोग करते हैं जब दो स्टेशन हमें विजुअल हों। तो सीधी सीधी बात है, विजुअल हो रहे हो तो हम प्रयोग करते और इंटरमीडिएट पॉइंट से स्थापित कर लेते। डायरेक्ट रैंगिंग में रैंगिंग रॉड्स कितनी प्रयोग की जाती हैं? 3। तो आपको याद रखना है, तो 3। अब इनडायरेक्ट रैंगिंग क्या होती है? इनडायरेक्ट रैंगिंग जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक हो, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक हो, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो, यानी कि विजुअल ना हो, ए से बी दिखाई नहीं दे रहा हो, रैंगिंग रॉड लगाने पर ए से बी नहीं दिखाई दे रहा हो, ना बी से ए, तो अब हम क्या करेंगे? इस विधि को, जो विधि प्रयोग करेंगे उसे इनडायरेक्ट रैंगिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट रैंगिंग। इनडायरेक्ट रैंगिंग को हम रेसिप्रोकल रैंगिंग भी कहते हैं। इनडायरेक्ट रैंगिंग को हम रेसिप्रोकल रैंगिंग भी कहते हैं। इनडायरेक्ट रैंगिंग में रैंगिंग रॉड्स की कितनी ज़रूरत होगी? आपको 4 रैंगिंग रॉड्स की ज़रूरत होगी। कितने रैंगिंग रॉड्स की ज़रूरत होगी? 4। अब देखते हैं, मान लीजिए कुछ पहाड़ी आ गई या घाटी आ गई तो किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए इस तरीके से ए बी था, तो हमने क्या किया? ए बी। तो हम क्या करेंगे? ए बी को हम आप प्लॉट कर लेंगे, ठीक। कुछ दूरी पर हम उसको प्लॉट कर लेते हैं। नापेंगे कैसे, मेजर कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया? कोई सी पॉइंट था और डी, तो उससे सी पॉइंट से डॉटेड लाइन खींच लीजिए, सी से और डी ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। ड्रॉ कर ली। अब हमने क्या किया? ए पर, अभी हमने यहाँ पे ए पर रनिंग रॉड लगा दी, बी पर रनिंग, और सी और डी पे 2 व्यक्ति लेके खड़े हो गए मान लीजिए। तो मान लीजिए कोई भी बिंदु है तो सी पे खड़ा हो गया, तो सी से C1 पे स्थिति है, तो सी से क्या होना चाहिए? बी दिखना चाहिए। रैंगिंग रॉड से सी से क्या होना चाहिए? बी दिखना चाहिए। तो हमने क्या किया? सी से बी को देखते हुए लाइन खींची, तो जो डी पे जिस बिंदु पे काटेगी उसे हमने D2 दे दिया। हमने क्या किया? D2 से ए को देखते हुए लाइन खींच दी, तो वो सी को किसी पॉइंट पे काटेगा, तो उसको हमने C2 दे दिया। C2 से इसी प्रकार फिर B को मिलाएंगे तो D3 पे तो चल जाएगा, D3 से हम फिर से मिलाएंगे तो C3 को एक फिर टाइम मिलाएंगे, तो धीरे धीरे वो पॉइंट D यहाँ स्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएंगे और CD लाइन पर ड्रॉ हो जाएंगे। तो आपके तो इनडायरेक्ट रैंगिंग कहलाती है। इनडायरेक्ट रैंगिंग कहाँ प्रयोग की जाती है, इसी को ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव पर्पज से है तो कुछ ज़्यादा खास नहीं। अब आता है आपका अगला टॉपिक है रैंडम लाइन रैंगिंग। तीसरा मतलब रैंगिंग 3 प्रकार की थी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, अब रैंडम लाइन रैंगिंग। तो रैंडम लाइन रैंगिंग में हम क्या करेंगे? रैंडम लाइन रैंगिंग में हम
जब दोनों मतलब जब सर्वे लाइन के बीच में कोई घना जंगल आ रहा हो, यानी कि आर पार भी दिखाई नहीं दे रहा हो, ना उसके इंटरमीडिएट पॉइंट्स दिखाई दे रहे हों, तो हम वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, रैंडम लाइन रैंकिंग विधि अपनाते हैं। कैसी होती देखिए, एक कोई ए जंगल है, ए बी, बीच में जंगल है, यानी कि ए से बी नहीं दिखाई दे रहा, बी से ई नहीं दिखाई दे रहा, इंटरमीडिएट भी पॉइंट्स नहीं दिखाई दे रहा, कोई बहुत घना जंगल। तो हम क्या करते हैं, एक जंगल को पार करते हुए कोई रेखा खींचेंगे, जिसको हम एक रैंडम लाइन रेखा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, रैंडम लाइन रेखा। अब बी से ही रैंडम लाइन रेखा दिख रही, तो बी से हम क्या करेंगे, इस पर रैंडम लाइन रेखा पर लंब डाल देंगे। तो आप क्या कर लेंगे, बी बी डैश की माप लेंगे, ये डिस्टेंस माप लेंगे, और ए बी डैश, तो ये मान लीजिए बी डैश दे दिया, तो ए बी डैश मेजर कर लेंगे और बी बी डैश मेजर कर लेंगे। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो इसी को रैंडम लाइन सर्वे कहते हैं। जब सर्वेक्षण रेखा घने जंगल के बीच से गुजर रही हो और दोनों स्टेशन के आसपास में बीच के अन्य बिंदु भी दिखाई ना दे रहे हो, तो रैंडम लाइन विधि अपनाते हैं। माना कि ये भी एक सर्वे लाइन है जो कि थिक फॉरेस्ट से गुजर रही है, इसके अंतिम व मध्य बिंदु नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब जंगल से हटकर एक रेखा ए एक्स खींची। मान लीजिए ए बी क्या थी, माना कि हमने क्या है, ए बी एक रेखा है, ए बी एक थिक फॉरेस्ट से गुजर रही जो आपस में नहीं दिखाई दे रहा है, उसके इंटरमीडिएट पॉइंट भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या किया, एक ए एक्स हमने एक लाइन खींची थी, रैंडम लाइन खींच दी, ए एक्स हमने एक रैंडम लाइन खींच दी। अब बी से हमें रैंडम लाइन दिख रही, तो हमने क्या किया, बी से उस पर लंब डाल दिया, तो इससे हमने बी बी डैश दिया, इसको हमने सी सी डैश दिया, इसको डी डी डैश दिया। तो हमने क्या किया, ए बी डैश और बी बी डैश को अब मेजर कर लिया। तो हमने ए बी डैश को मेजर कर लिया, ए बी डैश बी बी डैश को मेजर कर लिया और पता कर लिया कितना हो रहा है। तो ए बी डैश स्क्वायर बी बी डैश स्क्वायर से निकाल सकते हैं हम, ए बी निकाल सकते हैं। इंटरमीडिएट पॉइंट सी और डी समरूप त्रिभुज से हम निकाल सकते हैं, सी सी डैश ए सी इंटू ए बी बी डैश डी डी डैश। इस तरीके से इंटरमीडिएट पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। देखिए सी और डी समरूप त्रिभुज से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक बार त्रिभुज ले लीजिए, एक त्रिभुज ये ले लीजिए, एक त्रिभुज ये ले लीजिए। हमें क्या चाहिए, सी सी डैश, तो आपने सी सी डैश लिख ली अपॉन, जब इसकी ये ली तो अगले वाले त्रिभुज की क्या लेंगे, ए बी 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 डैश लेंगे, बराबर क्या होगा, फिर अगले त्रिभुज की ए सी डैश ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ए सी डैश। तो अगले की क्या लोगे, ए बी डैश लेंगे। तो सी सी डैश बराबर क्या आ जाएगा, तो सी सी डैश बराबर आ जाएगा ए सी डैश अपॉन ए बी डैश इंटू बी बी डैश। इसी प्रकार डी डी डैश वाला पॉइंट भी क्लियर कर सकते हैं। तो सी और डी लोकेट हो जाएंगे, तो इतना कुछ वो है नहीं। तो इसको थोड़ा सा रैंडम लाइन विधि है। तो इसमें से केवल आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के जो ज़्यादातर आते हैं वो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रैंकिंग कहाँ प्रयोग की जाएगी, विजुअल होंगे नहीं होंगे, कहाँ प्रयोग करते हैं, कितने रैंकिंग डॉट्स की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे वीडियो को। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा की, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा ले सकें। SR के सिविल इंजीनियरिंग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। SR के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, जिस पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, जहां पर 10 क्वेश्चन सिविल के आपको क्विज के रूप में प्रतिदिन आपको मिलेंगे, तो आप वहां देख सकते हैं। और हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप है, और आपका इस पर भी जुड़ सकते हैं, SR के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस पर भी ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसकी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों चीज़ों की लिंक दे देंगे। थैंक यू दोस्तों।